हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो का उद्देश्य बहुत ही क्लियर है। आपके बीएसपीएससीएल एग्ज़ाम का जो टेक्निकल सिलेबस है, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है और बहुत स्टूडेंट को भी जानकारी नहीं है और साथ में बहुत सारे अध्यापक भी इसे लेकर कन्फ्यूज है। देखिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो यार वो तो सेकेंडरी स्टेज है। प्राइमरी क्या है? एग्ज़ाम को पास करना। और एग्ज़ाम पास तभी हो सकता है जब आप सिलेबस को अच्छे से समझें। तो सिलेबस को लेकर अगर हम अपने समय की बचत करने पे आ जाए तो ऐसी तैयारी करके कोई बेनिफिट है नहीं जो खोखली हो। तो अगर सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें आपको करा दी जाए तो आपके मार्क्स कम बनेंगे। इसका कारण ये है कि सिलेबस में जो लिखी गई चीज़ें हैं सिर्फ वही करके काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत इसे ऐड ऑन करके करना पड़ेगा। दूसरी बात यही कि जो टॉपिक लिखा है क्या उसका सही मतलब समझ आया कि नहीं। जैसे कुछ लोग जब कोर्स को लॉन्च करने आते हैं तो कहा जाता है कि अगर सोना ले रहे हो तो उसकी कीमत चुकाइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने प्लेटिनम लेना है तो उसकी कीमत चुकाइए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इलेक्ट्रिकल में एक इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी तो पढ़ते हैं कि सस्ते धातु पर एक महंगी धातु की परत चढ़ा देना। तो कहीं इन्हीं चीज़ों में आप उलझ ना जाए और आपको प्रॉपर एक अवेयरनेस रहे, इसलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। देखो, जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं कि सिलेबस को कैसे आपको एनालिसिस करके एक अच्छे से समझना चाहिए। जैसे आपके सिलेबस में केवल और केवल लिख दिया डीसी और एसी ड्राइव, एक टॉपिक लिखा डीसी और एसी ड्राइव। मेरा मानना यह है कि डीसी और एसी ड्राइव पूरा एक एक काफ़ी बड़ा एक टॉपिक बन जाता है। जैसे बच्चों, हमने कहा कि टॉपिक है डीसी ड्राइव। अच्छा जी, अब इसने केवल डीसी ड्राइव लिखा है, आप देख लेना सिलेबस। इसने डीसी मशीन तो नहीं लिखा। अच्छा जी, लेकिन बच्चों डीसी ड्राइव का मतलब होता क्या है? जनरली इसे हम रिलेट कर लेते हैं कि जब भी हम बात करते हैं ड्राइव की तो हमारा मेन फोकस जाता है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर से। यानी कि ड्राइव का मतलब ये होता है कि जब कोई इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे कि मोटर, इसे हम एक कंट्रोल्ड प्रोसेस के तहत चलाते हैं तो ये कहलाता है ड्राइव। तो क्या इसे पढ़कर हम ये क्लेम कर दें कि हो गया जी डीसी ड्राइव? नहीं दोस्त, कई सारी चीज़ों को इसमें एड ऑन करना पड़ता है। अगर डीसी ड्राइव को आपको पढ़ना है तो आपको कंप्लीट डीसी मोटर जानना होगा। अच्छा जी, यानी कि डीसी मोटर आपको कंप्लीट जानना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या है? इसमें आपके स्टार्टर भी आता है, इसमें आपके स्टार्टर भी आ गया, इसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई जिन्हें हम विशेषता कहते हैं। और भैया इसमें आपकी साथ में स्पीड कंट्रोल ऐड कर लेना। साथ में इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज और आ जाता है जिसे आप कहते हो ब्रेकिंग। अब जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे तो आपको टॉर्क, स्पीड, इन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, आप डीसी मोटर अगर पढ़ोगे तो इसे तब तक समझ नहीं सकते जब तक डीसी जनरेटर नहीं आएगा, तो आपको डीसी जनरेटर करना पड़ेगा। अब डीसी जनरेटर और मोटर कर रहे हो तो एक और टॉपिक एड ऑन कर दिया है जिसे कहा गया डीसी वाइंडिंग, तो ये यहां से लिंक करेगा। अब डीसी वाइंडिंग अगर बनाओगे तो अपने आप से जनरेटर और मोटर का बेसिक्स आप पकड़ जाओगे। ये चीज अगर आप कर रहे हैं, सिर्फ डीसी ड्राइव लिखने से काम नहीं चल जाता। अब ये इसमें कुछ डायनामिक, यानी कि कुछ हमारी डायनामिक ड्राइव और कुछ हमारी स्टैटिक ड्राइव भी आती है। अच्छा, अब सर स्टैटिक ड्राइव क्या होती है? तो मैं आपको ये समझा दूं कि स्टैटिक ड्राइव होती है जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ पढ़ते होंगे। देखो अब सर क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों, एक पढ़ते हो एससीआर, चॉपर, ये सब पढ़ते हो ना आप।
फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इन्वर्टर, ये सब पढ़ते हो। यानी कि जब सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज करके आप गति नियंत्रण करोगे तो ये भी बच्चों एक ड्राइव का ही पार्ट है। तो बच्चों को सिर्फ स्पीड कंट्रोल कराने से काम नहीं चलेगा। और आपको यकीन ना हो तो दोस्त, इससे संबंधित लास्ट टाइम पेपर आप में सवाल आ चुका है जहां पर ये फीडबैक संबंधित चीजों पर बात कर रहा है। अच्छा जी, एक छोटी चीज और रखूं आपके सामने, जैसे रख दिया एसी ड्राइव, तो ऐसी मूर्खता मत दिखाना कि एसी ड्राइव का मतलब, एसी ड्राइव का मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कर लिया, सिर्फ इससे हो गया। नहीं दोस्त, इसमें एसी ड्राइव में 3 फेज इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल तो आता ही है, इसमें प्रॉपर विशेषता। अच्छा सर, यानी कि टॉर्क स्लिप विशेषता, इसमें प्रॉपर आप ब्रेकिंग। अच्छा जी, फिर स्टैटिक ड्राइव। अच्छा जी, ये मामला है। फिर साथ में देखो, सिर्फ यही चीजें नहीं है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से भी संबंधित है। इसी के अंतर्गत यूनिवर्सल मोटर भी आता है, इसी के अंतर्गत आपका सैडिल पोल मोटर भी आता है। अब इलेक्ट्रिक ड्राइव में और चीजें भी आती है, इन पे ध्यान देना। जैसे आप एक मोटर पढ़ते होंगे जिसे आप जानते हैं रिलक्टेंस मोटर। अच्छा जी, फिर ये बेटा यूनिवर्सल मोटर, सैडिल पोल मोटर, स्प्लिट फेज, ये जितने भी है ना, ये सब सिंगल फेज में कवर हो जाते हैं। फिर एक मोटर आप पढ़ते होंगे, देखो हिस्ट्रेसिस मोटर। अच्छा सर, इसके बाद देखो बच्चों, आप पढ़ते हैं रिपल्शन मोटर। इसके बाद तुम पढ़ते हो बच्चों पीएमडीसी, याद रखना जरा। इसके बाद आप पढ़ते हो स्टेपर मोटर। इसके बाद आप पढ़ते हैं इसमें सर्वो मोटर। दोस्त, ये सब भी ड्राइव का ही हिस्सा है। कभी ये बोल के पीछा छुटा ले या ये बोल के काम चल जाए कि तो स्पेशल मोटर है, ये सब भी ड्राइव के ही हिस्सा है। तो मैं तो करवा रहा हूं बच्चों को ये भी, क्योंकि सिलेबस को मैंने कहा ना, पकड़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, नहीं तो बात बनेगी नहीं, दिक्कत हो जाएगी भाई। तो सारी चीजों में अवेयर रहने की आवश्यकता है। जैसे इसने बच्चों, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, इसने एक टॉपिक लिखा है ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। तो ऐसी मूर्खता मत दिखा देना कि सर ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग तो एक स्पाइरल पड़ी थी, एक हमने हेलिकल, एक क्रॉसओवर, एक डिस्क टाइप, जी हो गया काम। ये तो 10 मिनट का काम है ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। अरे वाइंडिंग करोगे किस पे तो बताओ। ट्रांसफॉर्मर की जो आप वाइंडिंग कर रहे हो किस पे करोगे, कभी सोचा? नहीं सर, ये तो सोचा नहीं। तो भैया आपको ट्रांसफॉर्मर की कोर की पहले कंस्ट्रक्शन सीखनी पड़ेगी ना। इसे कैसे बनाओगे, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन सीखोगे, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग सीखोगे यार, ऐसे थोड़ा ही बना दोगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का तात्पर्य है पूरा ट्रांसफॉर्मर को करके जाना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर को पढ़ के जाओ, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर को करके जाना चाहिए आपको। अच्छा, जैसे इसने एक टॉपिक लिखा है, टॉपिक लिख दिया है इसने जनरेशन। बच्चों टॉपिक लिख दिया है इसमें जनरेशन। यार जनरेशन का मतलब पावर प्लांट से थोड़ा ही, पावर प्लांट तो इसने अलग से दे दिए, पावर प्लांट तो अलग से दे दिए ना उसने। हाँ सर दे तो दिए। तो जनरेशन का मतलब कोई ये कह दे कि यही पावर प्लांट है, तो नहीं भाई, इसमें आती है पहले से इकोनॉमिक्स ऑफ
पावर जनरेशन, यानी कि पैसे की अलग अलग कॉस्टिंग पर आधारित बात जी। अच्छा, ये है बात, पैसे से संबंधित बातें। फिर देखो आपके पास लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल आया था, स्ट्रेट मेथड डिप्रिसिएशन को निकालने का, डिप्रिसिएशन कॉस्ट को निकालने का तरीका होते हैं, जिसमें मैं बता दूं जी, एक होता है सीधा सीधा तरीका, एक होता है डिमिनाइजिंग मेथड, और एक होता है सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। अच्छा जी, अब यही पढ़ के काम नहीं चलेगा बाबू, जनरेशन में ही आता है टैरिफ में, ये भी तो करोगे अलग अलग प्रकार के टैरिफ के बारे में। तो चीजों को, सिलेबस को अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे ना, तो इतना छोटा भी नहीं है कहने के लिए ये कि छोटा सिलेबस है, छोटा सिलेबस है। वही बात है कि अगर मैं डिक्टो हेडिंग लिख दूंगा कि डीसी वाइंडिंग जी और डीसी वाइंडिंग करा के छोड़ दूंगा, अब डीसी वाइंडिंग को करोगे किस पे? तो पहले प्रॉपर आपको स्टेटर की कंस्ट्रक्शन, रोटर की कंस्ट्रक्शन, उन पर बात करनी पड़ेगी। तो आपको सिलेबस को अच्छे से जानना पड़ेगा भाई, सिलेबस को जानकर ही अपना चले। जैसे एक बार एक मैं सजेशन और दूंगा, थोड़ा सा अगर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करके जाएंगे तो उसका भी बेनिफिट है, भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम अगर आपने पेपर को एनालिसिस किया हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे एक सवाल आ रखा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर सवाल है मालिक। तो ये तो वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ये तो सोचेगा कि जो आईटीआई किया है उसने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो जाना ही होगा, तो थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी मैं तो सिखाकर भेजूंगा बच्चों को। अब कहीं से पढ़े लेकिन सीख के जाना, थोड़ा सा थ्योरम का एक बेसिक आइडिया ले लेना, ये चीज आपकी मदद करेंगी बच्चों। ये आपकी मदद करेगा, ये आपको बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग खड़ा करेगी चीजें। जैसे इसने वायरिंग दो जगह लिखा है, इसने कहीं अर्थिंग नहीं लिखा, लेकिन जब वायरिंग सिस्टम की आप बात कर रहे हो तो भैया अर्थिंग जोड़नी पड़ेगी, तभी बात पूरी होगी, तभी बात कंप्लीट होगी। अर्थिंग आपको सीखनी चाहिए, जो अलग अलग से, खासकर प्लेट अर्थिंग, उसका साइज, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, यही तो चार है, तो वो सीख के जाना चाहिए आपको, ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा। और इस पेपर में एक खास बात है, देखो इस पेपर में जो चीजें डायरेक्टली स्ट्रेट किताबों में है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, वहीं से सवाल है, भले ही बच्चों को वो मुश्किल लग रहा हो लेकिन सवाल है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है दोस्त, हाइड्रो पावर प्लांट में एक ऐसा सवाल है, WQH जीटा इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ जिस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला एक ही है। तुम्हारे पेपर में उससे भी सवाल आया है। तो सिलेबस को यदि आपने अच्छे से समझा और मेरे बच्चों सिलेबस पर आपने अच्छे से फोकस रखा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल जैसे बच्चों को डर भी लगता है, न्यूमेरिकल, तो पूरा पेपर न्यूमेरिकल नहीं है। जिसको डर लगता है, अगर वो थोड़ा थोड़ा अभी से एफर्ट डाले, अभी से प्रयास करेगा, तो उसका डर दूर हो जाएगा। लेकिन जैसे डीसी ड्राइव लिख दिया, एसी ड्राइव लिख दिया, वाइंडिंग लिख दिया, जनरेशन लिख दिया, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रख दिया, तो इनका रियल में मतलब समझने की आपको जरूरत है। बाकी चीजें इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दी है। अब जब आप स्टैटिक ड्राइव की बात करोगे, तो दोस्त आपको एससीआर का बेसिक तो पढ़ाना पड़ेगा ना, जिसे आप सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हो। तो इसका बेसिक बिना पढ़ाए बात बनेगी नहीं भाई। जब तक बच्चों को नहीं सिखाऊंगा कि फायरिंग एंगल कैसे बनेगा, काम कैसे करेगा, तो नहीं। अब जब इसने ड्राइव लिख दिया, तो मेरे भाई ड्राइव का मतलब देखो अब क्या है। ड्राइव 3 प्रकार की है, तो ये भी तो सिखाना पड़ेगा ना बच्चों को, 1, 2 और 3 क्या क्या है गुरुजी। देखो आपको ये तीनों प्रकार की ड्राइव पढ़नी पड़ेगी। क्या है कि ग्रुप ड्राइव क्या है, ठीक है जी। इंडिविजुअल ड्राइव क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल ड्राइव क्या है। ओहो, अब ये बताओ कि मल्टी मोटर ड्राइव क्या है, मल्टी मोटर ड्राइव क्या है। तो दोस्त ये भी तो बेसिक आपको सिखा के भेजना पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी। तो पेपर
टफ उसी को लगेगा जिसने प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी नहीं की। अदरवाइज वही है कि आप अगर लगते हैं, आपको 90 डेज का एक समय मिल रहा है, यदि आप अच्छे से लगते हैं तो 90 दिन में आदमी कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन वही है कि आप में दम कितना है, मेहनत करिएगा। बाकी ऐसी ही जानकारी वाली जो भी वीडियो है मैं आप तक आपको जगाने का काम हमेशा करता रहूँगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया है, बिंदास है, और क्या है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बोलो बाबा केदारनाथ की जय।